नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड जीके जीएस को हम लोग इस वीडियो में, इस सीरीज़ में उत्तराखंड जीके जीएस को कवर कर रहे हैं, और वो भी जो परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक है उस पुस्तक के माध्यम से। ये जो पुस्तक है परीक्षावाड़ी, ये बौद्धिक प्रकाशन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली, पढ़ी जाने वाली चर्चित पुस्तकों में से एक है, जिसमें से सवाल आते हैं जो कि काफ़ी सहयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों का पहला लेसन अभी चल रहा है। उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन नाम का लेसन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें कि फैक्ट बेस्ड चीज़ें दी गई हैं, वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं। उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। हम लोग इससे पहले 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा 21वां नंबर का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना यह वीडियो। हम लोग इसमें बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। इससे सुमेलित करने के लिए आपको प्रश्न मिल सकते हैं परीक्षाओं में। उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी परीक्षाओं में इससे सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड के परीक्षाओं में ही पूछा जाए, ये अन्य राज्यों के परीक्षाओं में भी इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो चीज़ें याद रखिएगा। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो प्रमुख व्यक्ति हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, उनके उपनाम, उनको उनके नाम के अलावा और किस नाम से जाना जाता था, ये चीज़ें यहाँ पे बात होगी। इस साइड जो है वो उपनाम है और इस साइड जो है उस व्यक्ति का मूल नाम है। बात करें गुलामी किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि गुलामी किसको कहा जाता था तो आप बताएंगे लोक रत्न पंत को। लोक रत्न पंत को गुलामी के नाम से भी जाना जाता था, या उनका उपनाम जो है वो गुलामी था। गुसैं या फिर सैं, गुसैं या फिर सैं, ये किसको कहा जाता था तो सुमित्रा नंदन पंत को गुसैं भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता था, गुसैं कहा जाता था। या इस साइड से पूछे कि गुसैं किसको कहा जाता था तो आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत को। बात करें गौरदा की, गौरदा किसको कहा जाता था तो ये गौरी दत्त पांडे को गौरदा कहा जाता था। आगे बात करें पिंपला या प्योला, पिंपला या फिर प्योला किसको कहा जाता था तो जिया रानी को कहा जाता था। पिंपला या फिर प्योला किसको, जिया रानी को ये कहा जाता था। आगे बात करें तो अल्मोड़ा की बेटी किसको कहा जाता था, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अल्मोड़ा की बेटी आयरीन पंत को, आयरीन पंत को अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। नाक काटने वाली रानी किसको कहा जाता था, ये कर्णवती को और नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता था। सरला बहन किसको कहा जाता था तो मिस कैथरीन हैलीमन, मिस कैथरीन हैलीमन को क्या कहा जाता था, सरला बहन। सरला बहन किसको कह के बुलाया जाता था, या किसका उपनाम है, मिस कैथरीन हैलीमन का उपनाम है सरला बहन। चिपको वुमेन, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, पर्यावरण से रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है। चिपको वुमेन किसको कहा जाता था तो आपको बताना है गौरा देवी। गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता था, या उनका उपनाम जो है वो चिपको वुमेन था। तो एक बार इस पेज का हम लोग रिवीजन करेंगे। गुलामी किसको कहा जाता था, लोक रत्न पंत को। गुसैं या फिर सैं सुमित्रा नंदन पंत को। गौरदा किसको कहा जाता था, गौरी दत्त पांडे को। पिंगला या प्योला किसको कहा जाता था, जिया रानी को। अल्मोड़ा की बेटी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आयरीन पंत को। नाक काटने वाली रानी किसको कहा जाता है, ये कर्णावती को कहा जाता है। सरला बहन किसको कहा जाता है, मिस कैथरीन हैलीमन को सरला बहन कहा जाता है। चिपको वुमेन किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है गौरा देवी को। तो चीज़ें महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों को क्या करिए, दिमाग में बैठाए रखिए। सुमेलित करने के लिए इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मैती किसको कहा जाता है, मैती कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को। कल्याण सिंह रावत को क्या कहा जाता है, मैती, ठीक है, याद रखिएगा, मैती कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को। बात करें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको याद रखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड।
इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? शिव प्रसाद डबराल का नाम लेना है या उनके साथ सुमेलित करना है। गर्भभंजक की बात करें किसको कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। कुमाऊं केसरी, ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है? कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। उसके बाद बात करें मुसोलिनी या शेर, मुसोलिनी या फिर शेर, मुसोलिनी शेर किसको कहा जाता है? हर्षदेव औली को मुसोलिनी या फिर शेर कहा जाता है। शेर किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में किसका उपनाम है? हर्षदेव औली का। हिमालय पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमालय पुत्र के नाम से पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। अगर आपसे पूछे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किस नाम से जाना जाता है तो हिमालय पुत्र। और जो हिमालय पुत्र इनको कहा था वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इनको हिमालय पुत्र कहा था। ये चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जवाहरलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था। धरती पुत्र या हेमपुत्र की बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा को क्या कहा गया है? कहा जाता है धरती पुत्र या फिर हिमपुत्र कहा जाता है। किसको? हेमवती नंदन बहुगुणा को। आज़ाद की बात करें, आज़ाद किसको कहा जाता है? तो यह आज़ाद कहा जाता है श्रीधर किमोठी को। श्रीधर किमोठी को आज़ाद कहा जाता है उत्तराखंड में, आज़ाद, ठीक है। इसके आगे बात करें तो किंग ऑफ कुमाऊं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे को कहा जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। चीज़ें याद रखिए। चलिए इस पेज का रिवीजन करते हैं। जो मैती है, मैती के नाम से कल्याण सिंह रावत को जाना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। गर्भभंजक के नाम से माधव सिंह भंडारी को जाना जाता है। कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। मुसोलिनी या फिर शेर के नाम से हर्षदेव औली को जाना जाता है। हिमालय पुत्र के नाम से पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। धरती पुत्र के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से बहुगुणा को जाना जाता है। आज़ाद के नाम से जाना जाता है श्रीधर किमोठी को। किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है हेनरी रैमजे को। तो चीज़ें सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, चीज़ें याद रखिए। आगे बढ़ें तो किंग ऑफ कुमाऊं हम लोगों का हो गया है, हेनरी रैमजे को जाना जाता है। मौलिक पंडित या फिर पंडित के नाम से नैन सिंह रावत को जाना जाता है। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित या फिर पंडित के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछिए कि नैन सिंह रावत को किस नाम से जाना जाता है या नैन सिंह रावत का उपनाम क्या है, तो मौलिक पंडित या फिर पंडित इनका उपनाम है। तो अगर आपसे उल्टा करके पूछे कि मौलिक पंडित किसका उपनाम है या किनको मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है? नैन सिंह रावत। उत्तराखंड एक्सप्रेस, ये क्या है? महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी को। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? सुरेंद्र सिंह भंडारी। अगर आपसे पूछे कि सुरेंद्र सिंह भंडारी को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है। गोरा ब्राह्मण बात कर लें या द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं, द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं, ये जेम्स एडवर्ड कार्बेट को जाना जाता है या गोरा ब्राह्मण कहा जाता है। इनको गोरा ब्राह्मण कहा जाता है, जेम्स एडवर्ड कार्बेट को, या फिर इनको द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, जेम्स एडवर्ड कार्बेट को। मशरूम की लेडी गर्ल, मशरूम की लेडी या फिर गर्ल के नाम से जाना जाता है दिव्या रावत को। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि मशरूम की लेडी कहा जाए अगर किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है दिव्या रावत को। आगे बात करें द किंग ऑफ हर्सिल की बात करें तो ये फ्रेडरिक को द किंग ऑफ हर्सिल के नाम से जाना जाता है। बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानी जाती हैं
मधुमिता बिस्ट कौन है? बैडमिंटन क्वीन। तो ये चीज़ याद रखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिस्ट को। हैट्रिक गर्ल के बारे में बात करें तो वंदना कटारिया, वंदना कटारिया को हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं। किंग ऑफ कुमाऊँ को मतलब हेनरी रैमजे कहा जाता है, हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊँ कहा जाता है। मौलिक पंडित या फिर पंडित कहा जाता है नैन सिंह रावत को। उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को। गोरा ब्राह्मण या फिर द मैन स्टफ कुमाऊँ कहा जाता है किसको? जेम्स एडवर्ड कार्बेट को। मशरूम की लेडी कहा जाता है दिव्या रावत को। द किंग ऑफ हर्सिल कहा जाता है फ्रेडरिक को। बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है मधुमिता बिस्ट को। और हैट्रिक गर्ल कहा जाता है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया को हैट्रिक गर्ल। आगे बात करें तो दैवेज्ञ, दैवेज्ञ किसको कहा जाता है? मुकुंद राम बड़थवाल को। मुकुंद राम बड़थवाल को दैवेज्ञ कहा जाता है, याद रखिए। शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता है? चारण कहा जाता है। शिव प्रसाद डबराल को चारण कहा जाता है। बीच में बहुत बार शिव प्रसाद डबराल की बातें आई हैं, उनके पीछे चारण लिखा जाता था, तो इसको याद रखिए। वैसे भी याद है ही, शिव प्रसाद डबराल को चारण कहा जाता है। इनके बारे में बहुत चीज़ें आ चुकी हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। गिरदा किसको कहा जाता है? गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी को। गिरीश तिवारी को गिरदा कहा जाता है, याद रखिएगा। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? तो याद रखिए, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। या जिया रानी को क्या कहा जाता है अगर आपसे पूछे उल्टा करके, तो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई बताना है, इनको कहा जाता है। गढ़वाल की झांसी की रानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, याद रखिए। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी को और गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। टिंचरी माई किसको कहा जाता है? टिंचरी माई ये कहा जाता है ठगुली देवी को। शिवानी की जो शिवानी उपनाम है किसका था? गौरी पंत का। गौरी पंत का नाम उपनाम जो है वो शिवानी है। सतपाल महाराज किसको? सतपाल सिंह रावत को सतपाल महाराज के नाम से जाना जाता है। इस पेज का रिवीजन कर लें हम लोग। दैवेज्ञ के नाम से जाना जाता है मुकुंद राम बड़थवाल को। चारण के नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी को। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कही जाती है जिया रानी को। गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को। टिंचरी माई कहा जाता है ठगुली देवी को। शिवानी कहा जाता है गौरा पंत को। और सतपाल महाराज कहा जाता है सतपाल सिंह रावत को। उत्तराखंड का गांधी, ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? पूछे आपसे तो आपको क्या बताना है? इंद्रमणि बडोनी को। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है तो आपको बताना है उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, दोनों चीज़ महत्वपूर्ण हैं, ऊपर का और नीचे का भी दोनों महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। काली कुमाऊँ का चाणक्य, काली कुमाऊँ का चाणक्य या फिर गढ़ केसरी इसको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को काली कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिए कि काली कुमाऊँ का चाणक्य किसको कहा जाता है तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया नहीं अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है काली कुमाऊँ का चाणक्य।
देहरादून का सुल्तान किसको कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी को। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विकास पुरुष किसको कहा जाता है, नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी को कहा जाता है। उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी को कहा जाता है। टॉयलेट मैन रमेश भटेजा को कहा जाता है टॉयलेट मैन। जोहार का जौहरी शेर सिंह पांगती को जोहार का जौहरी कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिए, याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है विशेश्वर दत्त सकलानी को। काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को। देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी को। विकास पुरुष कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी को। उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है कबूतरी देवी को। इसके अलावा टॉयलेट मैन कहा जाता है रमेश भटेजा को और जौहर के जौहरी कहा जाता है शेर सिंह पांगती को। नशा मुक्त अवस्थी किसको कहा जाता है, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्त अवस्थी कहा जाता है। एवरेस्ट ट्विंस कहा जाता है ये तासी नुंगसी को एवरेस्ट ट्विंस कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है, एवरेस्ट ट्विंस। एपड़ गर्ल ऑफ कुमाऊं किसको कहा जाता है, ये मीनाक्षी खाती को एपड़ गर्ल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, एपड़ गर्ल ऑफ कुमाऊं किसको, मीनाक्षी खाती को। मेडिसिन मैन की बात करें, मेडिसिन मैन किसको कहा जाता है, मनीष पंत को मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। गढ़वाली सहगल किसको कहा जाता है, जीत सिंह नेगी को गढ़वाली सहगल भी कहा जाता है। एप्पल मैन की बात करें, एप्पल मैन किसको कहा जाता है, इंद्र सिंह बिष्ट को एप्पल मैन कहा जाता है। भारत केसरी के नाम से जाना जाता है लाभांशु शर्मा को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवा धामी को कहा जाता है। देवा धामी को छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिए। करते हैं इस पेज का रिवीजन एक बार। नशा मुक्त अवस्थी कहा जाता है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को। एवरेस्ट ट्विंस कहा जाता है तासी नुंगसी को एवरेस्ट ट्विंस कहा जाता है। एपड़ गर्ल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है मीनाक्षी खाती को एपड़ गर्ल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। एडमिशन मैन किसको कहा जाता है, मेडिसिन मैन किसको कहा जाता है, तो मनीष पंत को मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। गढ़वाली सहगल किसको कहा जाता है, गढ़वाली सहगल जीत सिंह नेगी को कहा जाता है। एप्पल मैन कहा जाता है इंद्र सिंह बिष्ट को। किसको, इंद्र सिंह बिष्ट को एप्पल मैन कहा जाता है। भारत केसरी की बात करें तो भारत केसरी कहा जाता है लाभांशु शर्मा को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड ये देवा धामी को कहा जाता है। क्या, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। अब आगे क्या हम लोग बात कर चुके हैं, जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, जो इनके उपनाम हैं, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, इनको आप याद रखिएगा। ये सुमेलित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो चीज़ें याद रखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया जाता है। ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया, तो आपको बताना है 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया। तो कभी अगर आपसे पूछे कि
उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया, तो आपको क्या बताना है, 2001 में बताना है कि ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया है। उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि यूस्काट शुरू हुआ था कब से, 21 फरवरी 2005 से देहरादून में ये शुरू हुआ था। तो उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपसे पूछे कब शुरू हुआ था तो क्या बताना है, 21 फरवरी 2005 से। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर शुरू किया गया था, तो आपको बताना है देहरादून में। लगभग 7,450 वर्ग मीटर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क स्थापित है, कहाँ पर, यूकॉस्ट परिसर देहरादून में। देहरादून में ये यूकॉस्ट परिसर, ये वाली जो बात हो रही है, इसी के परिसर में स्थित है क्या, लगभग 7,450 वर्ग मीटर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो यूकॉस्ट परिसर देहरादून में स्थित है, आपको ये बताना है। यूकास्ट द्वारा 10 प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यूकास्ट के द्वारा 10 प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नौगांव उत्तरकाशी में, कलेश्वर चमेली में, हुड्डू व जखोली रुद्रपुर में, कालसी व सहसपुर देहरादून में, हेबल घाटी और कानाताल टिहरी में, रानीखेत अल्मोड़ा में तथा नैनीताल में। ये 10 प्रौद्योगिकी संस्थान किसके द्वारा बनाए गए हैं, यूकास्ट के द्वारा स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक शुरू हुआ था कब से, 21 सितंबर सन 2005 से देहरादून में। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक अगर आपसे पूछे कि कब शुरू किया गया, तो आपको क्या बताना है, 21 सितंबर सन 2005 को शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पर शुरू किया गया, तो आपको बताना है देहरादून में इसको शुरुआत की गई इसकी। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि यूसर्क शुरू हुआ कब, 2 फरवरी 2005 से। 2 फरवरी 2005 से देहरादून में ही ये शुरू किया गया। प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि 18 एकड़ में फैला हुआ है, प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है कहाँ पर, हल्द्वानी में। तो अगर आपसे पूछे कि प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है, हल्द्वानी में प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थित है। लगभग 25 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, देहरादून में। तो देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ये चीज़ याद रखिए। राज्य का प्रथम आंचलिक विज्ञान केंद्र यानी कि उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, ये यूकॉस्ट परिसर झांसा मतलब झाझरा, कहाँ पर, झाझरा में। यूकॉस्ट परिसर झाझरा में ये राज्य का प्रथम आंचलिक विज्ञान केंद्र स्थित है, कहाँ पर, झाझरा में, यूकॉस्ट परिसर में। उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ये राज्य का दूसरा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है, ये याद रखिए। आगे है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पर, सेलाकुई देहरादून में स्थित है। सेलाकुई देहरादून में स्थित है, 2001 में स्थापित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी पार्क जो है वो सहस्त्रधारा रोड देहरादून पंतनगर में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बात करें तो राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी भवन स्थित है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन मतलब उत्तराखंड राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन कहाँ पर स्थित है, आईटी पार्क देहरादून में ये स्थित है। राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई कब से, नवंबर 2018 से उत्तराखंड राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई। तो कभी अगर आपसे पूछे कि राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई, तो आपको बताना है नवंबर 2018 में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई।
आगे बात करें तो पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया। कब से? ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। राज्य डेटा सेंटर, आईटी इंक्यूबेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि स्वान सेंटर कहाँ पर स्थित है? आईटी पार्क देहरादून में स्थित है। स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ कब किया गया? 26 नवंबर 2018 को स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है। आपसे अगर कभी पूछे कि स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ कब किया गया तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 26 नवंबर सन 2018 को स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ किया गया। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड यानी कि उत्कर्ष संचालित होता है कहाँ से? स्टेट डाटा सेंटर से। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड यानी कि उत्कर्ष यहाँ से संचालित होता है। जनता से सीधे संवाद हेतु सीएम हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे क्या है? 1905 है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 है उत्तराखंड में। सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया 9 जुलाई 2018 से। तो सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कब शुरू किया गया? ये किया गया 9 जुलाई सन 2018 से। देहरादून में इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2.0 का आयोजन किया गया था। कब? फरवरी 2020 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि देहरादून में इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2.0 का आयोजन किया गया था। कब? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है फरवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया था। प्रदेश में पंजीकृत और संचालित कुल कॉमन सेंटर कितने हैं? पंजीकृत और संचालित कुल कॉमन सेंटर यानी कि देवभूमि जन सेवा केंद्र कितने हैं? तो 22,244 कितने हैं? पंजीकृत हैं। और संचालित कितने हैं? 12,213। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार की आईटी अकादमी यूओयू परिसर हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? प्रदेश सरकार की आईटी अकादमी स्थित है कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। याद रखिएगा प्रदेश सरकार की आईटी अकादमी स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईटी अकादमी केंद्र, ये महत्वपूर्ण है उत्तराखंड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईटी अकादमी केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? हर्मीटेज भवन नैनीताल में ये स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईटी अकादमी केंद्र कहाँ पर बनाया गया है तो आपको बताना है हर्मीटेज भवन नैनीताल में बनाया गया है। एचपी कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी? एचपी कंपनी द्वारा आईटी अकादमी कहाँ पर बनाया गया है? नरेंद्र नगर टिहरी में। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईटी अकादमी केंद्र बनाया गया है नैनीताल में और एचपी कंपनी द्वारा आईटी अकादमी बनाया गया है टिहरी नरेंद्र नगर में। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूसीबी की स्थापना की गई है हल्दी पंतनगर ऊधम सिंह नगर में, इसकी स्थापना की गई है। चीज़ें याद रखिएगा। पादप उतक संवर्धन, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जैव विज्ञान व आनुवंशिकी अभियांत्रिक प्रयोगशालाएं स्थापित कहाँ पर है? यूसीबी हल्द्वानी में स्थित है। पटवा डागर नैनीताल में स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को यूसीबी हल्दी के अधीन लाया गया। कब? जून 2020 में इसके अधीन लाया गया, यूसीबी के अधीन। जून 2020 से पहले पटवा डांगर स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान था, ये जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के अधीन था, लेकिन जून 2020 में इसको क्या लाया गया? ये यूसीबी हल्दी के अधीन लाया गया। ठीक। पटवा डांगर में 1903 में स्थापित स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट को ही बदलकर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया था। कब? 2005 में। तो पटवा डांगर में 1930 में ही स्थापित था स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट। तो स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट को ही बदलकर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया था। कब? 2005 में बनाया गया था।
जैव विविधता पार्क, जैव विविधता आकलन, उतक संवर्धन प्रयोगशाला, हाईटेक पर्वतीय कृषि उत्कृष्टता केंद्र आदि ये स्थापनाधीन कहाँ पर है? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवा डांगर में ये स्थापनाधीन है, मतलब कि इनका निर्माण किया जा रहा है। केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित है कौन सा? देहरादून। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाएं हैं उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा सोलर सिटी बनाए जाने हेतु चयनित है। कहाँ पर? देहरादून में सोलर सिटी बनाया जाना है केंद्र सरकार के द्वारा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज बनाया गया है। कहाँ पर? घेस व हिमनी गांव चमोली में। किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज बनाया गया है। दो विलेज, ये घेस और हिमानी विलेज को, ये दोनों चमोली में हैं। ये सब चीज़ें याद रखिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल हिमालयन साइबर, ये स्थापनाधीन है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में बनाया जा रहा है क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फाइबर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फाइबर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में बनाया जा रहा है। ये चीज़ याद रखिए। आगे बात करें ग्रोथ सेंटर परियोजना। ग्रोथ सेंटर परियोजना के तहत राज्य में 2 IT स्किल डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक तो ऋषिकेश और एक पिथौरागढ़ में। तो ग्रोथ सेंटर परियोजना 2018 के तहत, ग्रोथ सेंटर परियोजना 2018 के तहत राज्य में 2 IT स्किल डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक तो स्थापित किया गया है ऋषिकेश में और दूसरा पिथौरागढ़ में। विश्व बैंक योजना के तहत केंद्र प्रदेश का पहला COEEAT केंद्र कहाँ पर है? IIT काशीपुर में स्थित है। IIT काशीपुर में विश्व बैंक योजना के तहत प्रदेश का पहला COEEAT केंद्र कहाँ पर है? ये ITI काशीपुर में। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको क्या करिए आप याद रखिए। राज्य का तीसरा साइंस सेंटर प्रस्तावित है। राज्य का तीसरा साइंस सेंटर कहाँ बनाया जाना है? चंपावत में। ये चीज़ याद रखिएगा। 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था? 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन अल्मोड़ा में किया गया था। जीवाणु रोधी अणु, जीवाणु रोधी अणु इसका नाम है IITR 00693 की खोज ITI रुड़की द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये उत्तराखंड में होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। फरवरी 2023 में देश की प्रथम ग्रामीण विकास कांग्रेस का आयोजन किया गया था। फरवरी 2023 में देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ये भी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले परीक्षाओं के अलावा अन्य प्रदेशों में होने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखें। फरवरी 2023 में देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, फरवरी 2023 में देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? देहरादून में, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 ये अपुरी सरकार पोर्टल को क्या किया दिया गया? 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये है। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। यूसर्क द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ पर? लामा चौड़ा हल्द्वानी में किया गया है। लामा चौड़ा हल्द्वानी में यूसर्क द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। आगे बात करें तो स्मार्ट सिटी परियोजना का तकनीकी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है? IT पार्क देहरादून में। तो स्मार्ट सिटी परियोजना का तकनीकी कमांड एंड कंट्रोल कहाँ पर है? देहरादून में
आईटी पार्क देहरादून में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आईटी पार्क देहरादून में इसका कमांड है किसका? स्मार्ट सिटी परियोजना का तकनीकी कमांड, ये आईटी पार्क देहरादून के पास है। अक्टूबर 2023 को हेक्सावेयर, अक्टूबर 2023 को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? दून बिजनेस पार्क देहरादून में किया गया। अब पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में बात होगी, उत्तराखंड से रिलेटेड पॉइंट की। पर्यावरण और प्रदूषण की, प्रदेश में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? 4 वायु गुणवत्ता मापन स्थापित किए गए हैं। एक तो है देहरादून में, एक हरिद्वार में, नैनी और ऊधम सिंह नगर में स्थित हैं। तो प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र, मतलब कि वायु कितनी शुद्ध है ये चीज़ मापने के लिए 4 केंद्र स्थापित किए गए हैं। देहरादून में, हरिद्वार में, नैनी में और ऊधम सिंह नगर में ये बनाए गए हैं। तो चीज़ें याद रखिएगा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में 4 मापन केंद्र हैं, वायु गुणवत्ता मापन केंद्र, याद रखिएगा। तो चीज़ें इस प्रकार से पूछ सकती हैं कि इनमें से कहाँ पर क्या वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं। केंद्र द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया था, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। 2012 को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था 2012 में। इन क्षेत्रों को कौन से केंद्र द्वारा घोषित किया गया था? गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर के क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती हैं। कहाँ पर? गोमुख से उत्तरकाशी तक ये इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 2 मेगावाट से अधिक की जो परियोजनाएं हैं वो नहीं लगाई जा सकती हैं। जो बिजली परियोजनाएं हैं, जो विद्युत उत्पादन परियोजनाएं होती हैं, उनको 2 मेगावाट से अधिक होगा तो वो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था। देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 में घोषित किया गया था इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों को 1996 में ही इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था। अप्रैल 2012 से कार्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर का क्षेत्र घोषित किया गया है साइलेंस जोन का। साइलेंस जोन का मतलब कि जो कार्बेट है, जिम कार्बेट है, उसके बाहर सभी दिशाओं में चारों तरफ 500 मीटर तक का क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है 2012 में ही, कि 500 मीटर तक चुप्पी साधे रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया गया है मसूरी में वाहनों पर इको टैक्स लगाया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पर्यावरण से संबंधित जो एक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया जा रहा है मसूरी में, ये चीज़ याद रखिए। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2001 में। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गौरादेवी पर्यावरण भवन देहरादून में स्थित है। गंगा प्रदूषण निवारण केंद्र हेतु केंद्र प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी। 14 जून 1985 को ये शुरू किया गया था। आगे अगर बात करें तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी आप याद रखिए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो आपको बताना है 4 नवंबर 2008 को। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में गठित किया गया क्या? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण घोषित किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस लिए घोषित किया गया, बनाया गया है? ये गठित किया गया है गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए। ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया था 2008 में, चीज़ें याद रखिएगा। गंगा व
उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं व अन्य द्वारा मुनि की रेती से शुरू किया गया मुनि की रेती से स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया है। स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया है। इस चीज़ को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका क्षेत्र आप याद रख सकते हैं कि 17, इसका डेट याद रख सकते हैं कि 17 दिसंबर 2009 को ये किया गया और सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्राओं ने, तो ये किसके छात्राओं ने, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्राओं ने। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के लिए ये शुरू क्यों किया गया था? गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के लिए ये चीज़ किया गया था। तो इतना चीज़ ये है, इसका उद्देश्य है। उसके बाद 7 सितंबर 2009 को ये क्या किया गया था? ये किया गया था, तो इसका डेट है। उसके बाद ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं द्वारा व अन्य द्वारा मुनि की रेती से शुरू किया गया था स्पर्श गंगा अभियान। तो कुल मिला के स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? तो आपको बताना है 17 दिसंबर 2009 को। स्पर्श गंगा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाना इसका उद्देश्य था। तो ये चीज़ें इस प्रकार से हैं। इसके बाद गंगा स्पर्श अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताना है? 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया? 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। राज्य की भागीरथी, गंगा, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। ये नमामि गंगे योजना में इसको शामिल किया गया है। नमामि गंगे योजना में प्रदेश के 7 जिले चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग व हरिद्वार व 30 विकास खंड चयनित हैं, जबकि ग्राम पंचायतें कितनी चयनित हैं? 126। ये चीज़ें याद रखिए। उत्तराखंड के 15 नगर शामिल हैं किसमें? नमामि गंगे योजना में 15 नगर शामिल है। कौन? बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर, कीर्तिनगर, मुनि की रेती, टिहरी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, ऋषिकेश व हरिद्वार। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि उत्तराखंड के 15 नगर शामिल है नमामि गंगे में। तो ये चीज़ें इस प्रकार से पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नगर या कौन से शहर नमामि गंगे में शामिल नहीं हैं। तो आपको याद रखना है 15 नगरों के बारे में याद रखना है। हल्का फुल्का दिमाग में बैठाए रहिए ताकि चीज़ें जब सामने आए तो आप जो नगर इसमें शामिल नहीं हैं उसको स्किप करने की क्षमता आपके अंदर हो, इतना तो कम से कम याद रखिए। नमामि गंगे योजना के तहत देश एवं प्रदेश का पहला हाइब्रिड एन्यूटी एसटीपी यानी कि पीपीपी मॉडल के आधार पर ये हरिद्वार में क्या किया गया, बनाया गया। नमामि गंगे योजना के तहत देश व प्रदेश का पहला हाइब्रिड एन्यूटी एसटीपी ये हरिद्वार में बनाया गया। नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए गए कहाँ पर? ऋषिकेश और देहरादून में। ऋषिकेश और देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाया गया है नमामि गंगे योजना के तहत। तो अगर आपसे पूछे कि नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाए गए हैं तो आपको बताना है ऋषिकेश व देहरादून में। नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्राधिकरण है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो इसको जो
कार्यान्वयन कराता है, कार्यान्वयन करने वाला जो मिशन है वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। इसके देख रेख में नमामि गंगा कार्यक्रम कार्य करता है। नमामि गंगे मिशन को अनुमोदित किया गया कब? मार्च 2026 तक किया गया है। मार्च 2026 तक नमामि गंगे मिशन को अनुमोदित किया गया है। नमामि गंगे वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य में गंगा नदी की मुख्य धारा तथा सहायक नदियों पर गठित जिला गंगा समितियां कितनी हैं? 7 तथा 6। नवंबर 2023 में पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार शहर सम्मिलित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम में कोटद्वार शहर को शामिल किया गया है। 7 नवंबर 2023 को गंगा पुस्तक परिक्रमा 2.0 आरंभ की गई गंगोत्री से। ये चीज़ याद रखिए। अब उत्तराखंड में सैन्य से संबंधित फैक्ट आएंगे हमारे सामने, इस चीज़ को भी आप देखिए। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम मिला कब? 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट इसको नाम मिला 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत यानी कि अल्मोड़ा में लाया गया मई 1948 को। ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, तो चीज़ याद रखिएगा। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय पहले आगरा था, उसके बाद आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा किया गया मई 1948 में। सेना अध्यक्ष जनरल SM श्री नागेश, जनरल KS मिथैया व जनरल TN रैना कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ के? 4 कुमाऊं रेजिमेंट के से संबंधित है। तो कुमाऊं रेजिमेंट से ही संबंधित थे ये। कौन? ये सोमनाथ शर्मा। कौन? सोमनाथ शर्मा। ये 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले थे, मतलब कि कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा कर रहे थे ये सोमनाथ शर्मा। 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने जबरदस्त लोहा लिया था। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया गया क्या? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? तो 13वीं व 15वीं बटालियन को वीरों में से वीर कहा जाता है भारतीय सेना में। गोरखा रेजिमेंट के दूसरी बटालियन में से 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों को लेकर तीसरी रेजिमेंट का गठन कर लैंसडाउन में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया 4 नवंबर 1887 को। याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1891 में 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया। 1891 में 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन किया गया। इसके बाद 1992 में इनका नाम बदलकर कर दिया गया प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल, इनका नाम कर दिया गया। 1921 में प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स को रॉयल खिताब मिला और इसका नाम क्या कर दिया गया? 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल रेजिमेंट इसका नाम कर दिया गया। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्य युद्ध जय घोष है, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम क्या हो गया? गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट इसका नाम हो गया स्वतंत्रता के बाद। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप वीर चंद्र सिंह को जेल में रहना पड़ा था।
कितने दिन तक? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक इनको जेल में रहना पड़ा था। तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीरचंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का आज़ाद हो गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे एक और चंद्र सिंह मिलता तो भारत कब का आज़ाद हो गया होता। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये कथन किसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में विक्टोरिया क्रॉस उन्हें दिया गया था। विक्टोरिया क्रॉस इन्हें दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के ही दौरान द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गब्बर सिंह को उनकी वीरता पर 1915 में उन्हें विक्टोरिया क्रॉस उन्हें भी दिया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन CN सिंह को उनकी वीरता के लिए प्रदान किया गया था, महावीर चक्र प्रदान किया गया था। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी को उपनाम से जाना जाता है गर्भभंजक। अभी हम लोगों ने इसके बारे में इसी वीडियो में कुछ समय पहले बात किया है। विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे 1993 से 1993 से लेकर 94 में। ये विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष 1993 से 94 रहे। राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद हैं 9 सैन्य छावनी परिषद हैं उत्तराखंड राज्य में। 1853 में स्थापित रुड़की छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान स्थित है। बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर। टिप इन टॉप स्थित है लैंसडोन छावनी में। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी मार्शल सर फिलिप चेटवुडवर्थ द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल सर फिलिप चेटवुडवर्थ के द्वारा स्थापित की गई थी भारतीय सैन्य अकादमी। कहाँ पर? देहरादून में। कब? 1 अक्टूबर 1932 में। 1932 को की गई थी ये इनके द्वारा, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्य में कुल भूतपूर्व सैनिक मार्च 2022 के अनुसार 1,36,220। राज्य में सैनिक विधवाएं कितनी हैं? 47,137 ये सैनिक विधवाएं हैं। खेल खिलाड़ी की बात करें अब उत्तराखंड में, तो राज्य में खेल नीति घोषित की गई 16 जनवरी 2006 को। राज्य में नई खेल नीति को कैबिनेट को मंजूरी मिली 2021 में। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई 2021 में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है हल्द्वानी नैनीताल में। तो आपसे अगर पूछे कि राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनने जा रहा है तो आपको बताना है नैनीताल हल्द्वानी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में बनाया गया उत्तरकाशी में। तो याद रखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कब बनाया गया? 1965 में। कहाँ पर बनाया गया है? उत्तरकाशी में। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब कहाँ पर है? नैनीताल में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में। तो ये महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है आपको बताना है? देहरादून में। हरि सिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। लेलू पिथौरागढ़ में ये स्थित है। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रायपुर देहरादून में। जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 में बनाया गया कोटी टिहरी में। देहरादून फुटबॉल अकादमी नेहरू ग्राम देहरादून में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कब बनाया गया? 8 दिसंबर 2016 को हल्द्वानी में बनाया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। एक क्रिकेट मैदान, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, बैडमिंटन कोर्ट,
लॉन टेनिस कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग, स्विमिंग पूल व दौड़ ट्रैक है कहाँ पर? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में। 7 फुटबॉल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान, 3 स्क्वैश पूल, 3 बास्केटबॉल कोर्ट व 1 जिम्नास्टिक सेंटर कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में। एशिया का सर्वाधिक ऊंचा स्टेडियम रांची स्टेडियम जो कि पौड़ी में है। तो एशिया का याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एशिया का सर्वाधिक ऊंचा स्टेडियम और रांची स्टेडियम है स्थित है पौड़ी में। फुटबॉलर राम बहादुर क्षेत्री को जाना जाता है चाइना बॉल नाम से जाना जाता है। फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेडा को जाना जाता है आयरन बॉल ऑफ इंडिया नाम से। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं रहे केसी सिंह बाबा राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे केसी सिंह बाबा, याद रखिएगा। राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ था? 3 से 7 जून 2018 देहरादून में हुआ था, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से ये लवाली गांव अल्मोड़ा के हैं। क्रिकेटर मनीष पंत हरिद्वार के हैं। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया हरिद्वार की हैं। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने परिमार्जन नेगी। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? स्कीइंग राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसी खेल है। पिथौरागढ़ की रीना धर्मसक्तु ने 2009 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची। 40 दिन में ये पहुंची हैं। देश की प्रथम महिला के रूप में बख्शेद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया। कब? 24 मई 1984 को। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल हुआ था। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल हुआ था 10 से 16 जनवरी 2011 में औली और देहरादून में। 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया। कब? 2015 से। राज्य खेल पुरस्कार दिए गए प्रायः राज्य स्थापना दिवस पर दिए जाते हैं। राज्य खेल पुरस्कार हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था गोवा में नवंबर 2023 में। तो चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ, लेकिन है इतना कि चीज़ें याद रखिए ताकि कभी अगर आपसे सवाल पूछे तो गलत होने के मौके चांसेस बहुत कम रहें। तो याद रखिएगा, कम से कम इतना याद रखना है। 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने पदक जीते। 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? 17 पदक। ये 23वां स्थान था। 37वें राष्ट्रीय खेल, अगर आपसे पूछे कि 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 17 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। स्थान कौन सा था? 23वां स्थान था। कौन सा स्थान? 23वां। बात करें उत्तराखंड में प्रस्तावित है 38वां राष्ट्रीय खेल 2024। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होना है। तो याद रखिएगा और फिर इसको अपडेट करते रहिएगा। जब ये आयोजित होगा तो इसके बारे में आप जानते रहिएगा। बस इसमें इतना जानिए कि उत्तराखंड में प्रस्तावित है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होना है। 38वें राष्ट्रीय खेल में 34 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। कितनी? 34 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। 38वें राष्ट्रीय खेल में अगर आपसे पूछे कितनी खेल प्रतियोगिताएं होंगी तो आपको बताना है 38वें राष्ट्रीय खेल में 34 खेल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इसमें से 7 जो हैं वो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुल्लर, भोज, ऋषिकेश, नैनी और रुद्रपुर स्थलों पर 7 स्थलों पर 34 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। 7 जगहों पर। कौन कौन से जगह पे? अगर आपसे पूछे कि 38वें राष्ट्रीय खेल में 34 खेल प्रतियोगिताएं होंगी, ये कौन कौन से जगह पे होंगी तो आपको बताना है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार,
गुल्लर भोज, ऋषिकेश, नैनीताल व रुद्रपुर स्थलों पर होंगी। इस प्रकार से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी जगह पर नहीं होंगी, कौन सी जगह पर नहीं होंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये सब, लेकिन नॉर्मली तो महत्वपूर्ण हैं, नॉर्मली महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं। तो चीज़ें आप याद रखिए ताकि इनसे कभी प्रश्न पूछे तो आपसे स्किप ना होने पाए, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहें। अगले वीडियो में हम लोग प्रमुख पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड प्रमुख पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।